आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 के पार्ट 3 से। ठीक है, हमने लास्ट 2 पार्ट में क्या पढ़ा कि ऑलमोस्ट 200 इयर्स तक ब्रिटिशर्स ने अपना कॉलोनलिज्म इंडिया में एस्टैब्लिश रखा था। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर बैकवर्ड रहा, इंडस्ट्री बैकवर्ड रही, फॉरेन ट्रेड में इफेक्ट पड़ा और कैसे रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी से बाकी सारी चीज़ें जैसे डेमोग्राफिक्स और हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी अफेक्टेड थे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सारी फैसिलिटीज और सर्विसेज जो एक इकोनॉमी को अच्छे से स्मूथली फंक्शन करने के लिए यूज की जाती है या काम में आती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं जो हमारी इकोनॉमी को मॉनेटरी टर्म्स में ग्रो करने में हेल्प करे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवेज, पोर्ट्स एंड बैंक। ठीक है, ये सारे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो हमारी कंट्री को मॉनेटरीली ग्रो करने में, इकोनॉमिकली ग्रो करने में हेल्प करते। ठीक है, सेकंड है सोशल। सोशल में क्या होगा? एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है, ये है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जो इकोनॉमी के लिए डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करते, पहले सोशली इम्पैक्ट करता है, देन वो इकोनॉमिकली उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आता है। ठीक है, अब हम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एक एक करके पढ़ेंगे कि उसकी कंडीशन क्या थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए, रेलवेज में, वाटरवेज में, हर जगह पे। पर वहाँ का मेन मोटिव क्या था कि कॉलोनियल इंटरेस्ट सर्व करने थे, डेवलपमेंट इंडिया का नहीं था। ठीक है, कॉलोनियल इंटरेस्ट कैसे सर्व करने थे? कनेक्टिविटी बढ़ानी थी ताकि उस कनेक्टिविटी से गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी रीच हो और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी एक्सपोर्ट हो पाएंगे। ठीक है, सो मेन मोटिव बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन ईच सेक्टर क्या था? सिर्फ और सिर्फ कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व करना एंड नॉट द इंडियाज डेवलपमेंट। अब हम पढ़ेंगे जो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स हुए थे ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, उसके बाद। ठीक, सबसे पहले रोड्स। ठीक है, रोड मेनली दो मोटिव के लिए ही ब्रिटिशर्स ने डेवलप किए थे। एक तो था आर्मी मूवमेंट एंड सेकेंड था ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स वांटेड कि उनकी आर्मी एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से और जल्दी पहुंच पाए, और जो भी मूवमेंट्स हो रहे थे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को बाहर भेजने के लिए, इंडिया से बाहर भेजने के लिए वो रोक सके। ठीक है, इसीलिए उन्होंने विलेजेस और इंडिया के इंटीरियर्स में भी रोड्स डेवलप किए। सेकेंड था ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बाद जितने जितने कैश क्रॉप्स ब्रिटिशर्स उगा रहे थे फार्मर्स के पास, जैसे जूट, कॉटन, इंडिगो, वो सब, वो चाहते थे कि वो जल्द से जल्द वो रॉ मटेरियल्स उसकी डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए। ठीक है, लेकिन विलेजेस में जो भी रोड्स बनाए थे वो ऑल सीजन्स रोड नहीं थे। ऑल सीजन्स रोड मतलब कि बहुत बार बहुत खराब मौसम होने के वक्त वो रोड्स टूट जाते थे या तो बिखर जाते थे या तो ऐसा होता था। इसकी वजह से जब नेचुरल कैलामिटीज आती थी, फेमाइन्स आते थे, तो ये सारे विलेजेस में बहुत ज्यादा सिवियरिटी फेस करनी पड़ती थी लोगों को, क्योंकि वो फ्लड का पानी उनके घर तक आ जाता था। ठीक है, रोड टूट जाते थे तो फिर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था। ठीक है, सो रोड्स मेनली किस मोटिव के लिए बिल्ड किए थे? एक तो आर्मी मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। नेक्स्ट रेलवेज। रेलवेज अगर आज के इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है रेलवेज। ठीक है, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने रेलवेज को डेवलप किया था तो उनके दो मोटिव्स थे। ठीक है, एक मोटिव क्या था कि इंडिया के मार्केट में डीपली घुस जाना। उसका मतलब क्या कि जहां जहां पे वो पहले नहीं पहुंच पाते थे वहां वहां पे भी पहुंच के अपने मशीन मेड गुड्स का मार्केट एस्टेब्लिश करे और हैंडीक्राफ्ट गुड्स को कंपटीशन दे। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ कि रेलवेज आने के बाद जो मशीन मेड गुड्स थे वो डीपली
चले गए, सारे इंडियन मार्केट्स में स्प्रेड हो गए और वहाँ पे अपनी सुपीरियरिटी उन्होंने एस्टैब्लिश कर दी। मशीन मेड गुड्स ने अपनी सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश कर दी। किसके कंपैरिजन में? हैंडीक्राफ्ट गुड्स के कंपैरिजन में। ठीक है। पॉजिटिव क्या? पॉजिटिव ये था कि ज्योग्राफिकल बैरियर्स कम हो गए। ठीक है। और डिफरेंट रीजन्स कनेक्ट हो गए। मतलब अगर कोई साउथ में है और कोई नॉर्थ में रह रहा है, ठीक है, तो अगर थ्रू रोडवेज जा रहा है तो बहुत ज्यादा खर्चा भी होता था और बहुत टाइम लगता। ठीक है। रेलवेज आए तो रेलवेज चीप ट्रांसपोर्ट था। ठीक है। तो क्या हुआ कि एक जगह से दूसरी जगह लोगों का ट्रांसपोर्ट, गुड्स का ट्रांसपोर्ट होना, लोगों का आना जाना, ट्रैवल होना भी बढ़ने लगा। इसकी वजह से क्या हुआ? नेशनल इंटीग्रेशन आया। ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह, एक पार्ट ऑफ द कंट्री से दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री लोग आसानी से ट्रैवल करें। ठीक है। अब जो हमारी फर्स्ट ट्रेन थी इंडिया की, वो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कहाँ चली थी? मुंबई टू थाने, ऑलमोस्ट 34 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया था और वो हमारी फर्स्ट ट्रेन थी जो चली। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी ब्रिटिशर्स ने एस्टेब्लिश किया था, डेवलप किया था, लेकिन वो उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था। ठीक है। जो जो भी था वो काफी अनइकोनॉमिकल था इंडिया के लिए। जैसे कि एक उड़ीसा की कोस्ट पे कैनाल बनाया था, इनलैंड वाटरवे। इनलैंड वाटरवे क्या होता है कि इनसाइड द कंट्री ही थ्रू वाटरवेज हम गुड्स को भेज सके, वो होते हैं हमारे वो इनलैंड वाटरवेज। ठीक है। सो इनलैंड वाटरवेज बहुत इकोनॉमिकल थे। मतलब क्या कि उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा था, उसको बनाने के लिए भी कॉस्ट बहुत ज्यादा लगा, और रेलवेज के कंपैरिजन में वो काफी स्लो थे। ठीक है। इसीलिए जो उड़ीसा में हमने कोस्ट बनाया था वो बहुत ह्यूज कॉस्ट के साथ बनाया था, लेकिन फिर भी वो क्या था? अनसेटिस्फैक्टरी था और उसे एट द एंड बंद कर देना। ठीक है। सो रोड्स, रेलवेज या एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन जो मेनली एस्टैब्लिश किए ब्रिटिशर्स ने, वो क्यों एस्टैब्लिश किए? ताकि वो, जो उनका मोटिव था कि अपने गुड्स मार्केट में डीपली रूटेड कर दे, सुपीरियरिटी फॉर्म कर दे, वो आसानी से होने लगे। इसकी वजह से उन्होंने ये सारे रोड्स, रेलवेज और एयर एंड वाटरवेज में डेवलपमेंट्स लाए। ब्रिटिशर्स ने कम्युनिकेशन में दो चीजें डेवलप की थी। एक तो था पोस्ट एंड सेकंड टेलीग्राफ। ठीक है। अब पोस्टल सर्विसेज मेनली किनको सर्व करती थी? पब्लिक। लेकिन वो इनएडिक्वेट थी। इसका मतलब क्या? कि बहुत कम पोस्ट ऑफिसेस एस्टैब्लिश की थी, और अगर की भी थी तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस में एस्टैब्लिश। उसकी वजह से इतना इफेक्टिव और एफिशिएंट पोस्टल सर्विसेज नहीं थी हमारे इंडिया। ठीक है। अभी टेलीग्राफ्स इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ्स मेनली क्यों डेवलप किए गए थे? ताकि ब्रिटिशर्स लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन कर सके और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल को इम्प्रूव किया जा सके। कैसे? ब्रिटेन से जो भी ऑर्डर आ रहे हैं वो इफेक्टिवली यहाँ आए और इम्प्लीमेंट हो जाए जल्दी से जल्दी। उसके वजह से इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ्स का डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, मतलब अगर एक जगह से दूसरी जगह कोई इंफॉर्मेशन पास आउट करनी है तो वो भी जल्दी से हो सके, इसकी वजह से टेलीग्राफ को डेवलप किया था। क्योंकि थ्रू इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ्स कम्युनिकेशन जो ब्रिटिशर्स का था वो काफी ज्यादा स्मूथ हो गया था। हमने ये चैप्टर के स्टार्टिंग से ही जो ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड था उसकी एडवर्सिटीज के बारे में पढ़ा था, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में पढ़ा था। लेकिन ओवरऑल चीजें नेगेटिव वो जरूरी नहीं है, कुछ कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस थे ब्रिटिश रूल के, वो भी हम पढ़ेंगे। हावेवर जो भी पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उनका जो इनिशियल मोटिव यही था कि खुद के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई कर। लेकिन अगर हम आज के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारे हमारे लिए पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस थे ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है। सो सबसे पहले कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमने पढ़ा था कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से बहुत सारे फार्मर्स एक्सप्लॉइट हो रहे थे। ठीक। ये एक पार्ट था। दूसरा पार्ट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या था? अगर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उस समय में कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट सरप्लस था इंडिया के पास। ठीक है। वो एक्सपोर्ट सरप्लस भी ब्रिटिशर्स यूज करते थे अपनी आर्मी को फंड करने के लिए और वॉर्स को फंड करने के लिए। हावेवर India was creating a lot of export surplus through commercialization of agriculture. Second,
बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। रोड्स और रेलवेज के एस्टेब्लिशमेंट के बाद, डेवलपमेंट के बाद, जो ट्रांसपोर्टेशन था हमारी कंट्री का, वो बहुत ज़्यादा चीप हो गया था, बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। इसी के वजह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना हमारे लिए बहुत ईजी हो गया था, और नेशनल इंटीग्रेशन भी हमारी कंट्री का होने लगा था। ठीक है। थर्ड है न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ हमारा सर्विसेज सेक्टर में। कैसे? रेलवे एस्टैब्लिश हुए, रोड्स एस्टैब्लिश हुए, पोस्टल सर्विसेज एस्टैब्लिश हुई। उसकी वजह से सर्विसेज सेक्टर्स में बहुत ज्यादा जॉब वैकेंसीज आने लगी, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ठीक है। सेकेंड है चेक ऑन फेमाइंस। जब जब भी फेमाइंस आते थे हमारी कंट्री में, फ्लड आता था या ड्राउट आता था, एक पार्ट ऑफ द कंट्री में आता था, दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री में अगर नहीं आता था, तो वहां से हमें फूड ग्रेन्स पहुंचाना, ठीक है, सर्वाइवल के लिए खाना पहुंचाना और बहुत सारी चीजें पहुंचाना हमारे लिए इजी होने लगा। क्यों? क्योंकि रेलवेज थे, रोड्स अच्छे थे, उसकी वजह से। बाद में है शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम मेनली बार्टर सिस्टम पे फंक्शन करती थी हमारी इकोनॉमी। उसका मतलब क्या? एक गुड के बदले में दूसरा गुड लेना। ठीक है। ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने करेंसीज को इंट्रोड्यूस किया हमारे कंट्री में। करेंसीज की वजह से हमने बार्टर सिस्टम से ऊपर मॉनेटरी इकोनॉमी में आए करेंसीज यूज होना शुरू हुई। लास्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। पहले पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कैसा था? मेनली राजा थे, अलग अलग स्टेट, अलग अलग प्रोविंसेस के राजा थे, उनके हाथ में सारा एडमिनिस्ट्रेशन था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इम्प्रूव हुआ। हमने अलग अलग सर्विसेज में अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाया, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया। उसी की वजह से आज भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा डेवलप। ठीक है। तो ये सारे थे पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रॉ रूल, जिसमें एग्रीकल्चर या तो सर्विसेज सेक्टर में, मेनली सर्विसेज सेक्टर में पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन थे ब्रिटिशर्स के। हावेवर जो भी इनिशियल उनका मोटिव था, वो खुद की इंटरेस्ट ही सेटिस्फाई करना था। अब हम ये चैप्टर के कंक्लूजन में पहुंच गए। ठीक है। जहाँ पे हम पढ़े थे स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस। उसका मतलब क्या? जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, तब हमारी इंडियन इकोनॉमी का स्टेट तब एट दैट मोमेंट कैसा था? ठीक है। सबसे पहले तो हमारी इंडिया कॉलोनियल इकोनॉमी बन गई थी। उसका मतलब क्या? कि फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, ठीक है, सिर्फ जो भी इकोनॉमी में हुआ वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के मोटिव्स को सेटिस्फाई करने के लिए हुआ। सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट अगर रियल सेंस में किसी का हुआ तो वो किसका हुआ था? ब्रिटिशर्स का। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में कॉलोनियलिज्म एस्टैब्लिश किया। ठीक है। इसीलिए हमारी इंडिया कॉलोनियल इकोनॉमी बन गई थी। सेकेंड, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। अब फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? यूरोप में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है उसको फ्यूडल सिस्टम बोलता है। ठीक है। हमारी इकोनॉमी जो थी वो सेमी फ्यूडल थी। उसका मतलब क्या? वन पार्ट ऑफ द अवर कंट्री, वहाँ पे बहुत अच्छा वेल एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जहाँ पे ऑफिसर्स थे, हेड्स थे, वो सब थे। और एक साइड, वन पार्ट ऑफ अवर कंट्री इंटीरियर्स में अभी भी जमींदारी सिस्टम चल रही। ठीक है। जो हमने पढ़ा था कि फार्मर्स को रेंट पे करना पड़ता था, जमींदार्स को वो लैंड पे फार्मिंग करनी। तो एक सेमी फ्यूडल सिस्टम था। कुछ पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री डेवलप होके एक बेटर और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर सेटअप कर रहे थे। सेकेंडली, एक पार्ट में क्या था? अभी भी जमींदारी सिस्टम चल। थर्ड, हमारी इकोनॉमी स्टेगनेंट इकोनॉमी बन गई थी। उसका मतलब क्या? कि इकोनॉमी का कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी नहीं था। हमारा जो प्रोडक्शन था वो 2% पर ईयर से इंक्रीज हो रहा था, और पर कैपिटा इनकम तो 0.5% पर ईयर से इंक्रीज हो रही थी। ठीक है। देन बैकवर्ड इकोनॉमी। हम बहुत सारे सेक्टर्स में बैकवर्ड थे। जैसे हमने पढ़ा, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत बैकवर्ड थे, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जितनी भी थी सारी हमारी वो डिक्लाइन होने लगी थी। सेकेंडली, कोई कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री नहीं थी। ठीक है। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन का। इसी की वजह से क्या हुआ? इंडस्ट्रियली हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड होने लगे, और हमारी पूरी इकोनॉमी को इसकी वजह से बैकवर्डनेस फेस करनी पड़ी। देन डिप्लीटेड इकोनॉमी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तब
तब ब्रिटिशर्स ने हमारे सारे फिजिकल गुड, सारे एसेट्स को वॉर्न आउट कर लिया। उसका मतलब क्या कि मैक्सिमम यूसेज ब्रिटिशर्स ने उसका कंज्यूम कर लिया। उसकी वजह से जो हमारे मोस्ट ऑफ फिजिकल एसेट्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। ठीक है, क्योंकि उनका यूसेज, उनका लाइफ टाइम सब खत्म हो चुका था और हमें सब कुछ वापस स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट करना। देन एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी। एम्प्यूटेटेड का मीनिंग क्या होता है? कोई भी चीज में से एक पार्ट का मिसिंग होना। ठीक है, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी क्यों बोला गया? क्योंकि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, जब हम इंडिपेंडेंट हुए, हमें आज़ादी मिली, तब हमारे कंट्री का पार्टीशन भी हुआ था। ठीक है, हमने वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में दो अलग अलग रीजन्स हमारे कंट्री में से दिए थे पाकिस्तान को। ठीक है, अब वो पार्टीशन के साथ साथ वेस्ट पाकिस्तान में हमारे मेजर वीट प्रोड्यूसिंग जैसे फार्म्स चलेगा और ईस्ट पाकिस्तान में मेजर राइस प्रोड्यूसिंग और जूट प्रोड्यूसिंग फार्म्स हमने गंवाने पड़े। इसका मतलब क्या कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो हमारी इकोनॉमी की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे सेक्टर्स में बैकवर्डनेस फेस करी थी ड्यू टू ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, अब ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में सिर्फ ब्रिटिशर्स का एक ही मोटिव था कि कैसे सोलली वो अपनी इंडस्ट्रीज को ब्रिटेन में फ्लरिश करे और हमें एक्सप्लॉइट करे। ठीक है, हमें बना दे सप्लायर रॉ मटेरियल का, कंज्यूमर फाइनल गुड्स का, और उनकी इंडस्ट्रीज कैसे फ्लरिश हो, उनके मशीन मेड गुड्स जो चीप थे वो कैसे पूरे वर्ल्ड मार्केट में अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करे। यही एक मेन मोटिव था ब्रिटिशर्स का, और उन्होंने इसीलिए हमें हमारी कंट्री में कॉलोनियलिज्म एस्टैब्लिश किया।